चलिए आज हम वास्तविक संख्या जो कि कक्षा 10 का गणित का पहला अध्याय है। कल पहला वीडियो था, आज दूसरा वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे किया जाता है, किस तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि यदि आपको मैथ सीखना है और पढ़ना है तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करें। बीच में फर्जदायगी के लिए वीडियो ना खोला करें, जिससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको अगर मैथ सीखना है तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक बढ़िया से देखा करिए और रफ पेन लेके साथ में बैठा करिए, ठीक। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या। पहले वाले वीडियो में हम ये सब जान चुके थे किस तरीके से इसका हमने एचसीएफ निकाला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। आज फिर देखेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। देखना, ध्यान दीजिए, यहाँ तो गया था, यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिनके चरणों को नीचे स्पष्ट किया गया है। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जिनके प्रत्येक चरण को नीचे स्पष्ट किया गया है, दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए सी और डी। यहाँ सी और डी दो धनात्मक पूर्णांक मानने हैं, सी और डी। जहाँ सी बड़ा होना चाहिए, इस तरीके से लगा, सी बड़ा होना चाहिए किससे, डी से। यदि सी डी से बड़ा है का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, यदि सी डी से बड़ा है उसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। देखिएगा, सी और डी का लिए नीचे दिए गए चरणों के अनुसार कीजिए। चरण क्या दिया, नंबर 1 चरण, सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। इसलिए हम इसे क्यू और आर ज्ञात करते हैं। जो सी डी हमारा धनात्मक पूर्णांक है, सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना, इसलिए हम इसे क्यू और आर ज्ञात करते हैं। क्यू जो कि भागफल है, आर जो कि शेषफल है। आर जो कि शेषफल है, ये भागफल और ये शेषफल, हम इसको ज्ञात करते हैं। इसमें क्या कहा है, C इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। पहले ही वीडियो में मैंने बताया था, C जो कि हमारा धनात्मक पूर्णांक है इक्वल टू जो कि D होगा और Q प्लस आर, मतलब कि कुछ न कुछ शेषफल आपका बचना चाहिए, 0 बचेगा तो जो D होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, देखिए आगे किस तरीके से, अभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर दिया है और कहा है कि 0 इज ग्रेटर देन आर, मतलब 0 से आर जो है बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। ये चिन्ह बताता है बराबर होना चाहिए और ये चिन्ह बताता है बड़ा होना चाहिए। आर बड़ा होना चाहिए डी से, मतलब ये जो डी है इससे बड़ा कौन सा होना चाहिए, आर होना चाहिए। ठीक, आगे दिया है कि चरण 2 में यदि आर बराबर 0 हो जाता है, यदि आपका आर बराबर 0 हो जाए तो डी पूर्णांक सी और डी जो कि हमने धनात्मक पूर्णांक हमको दिया रहता है, सी और डी धनात्मक पूर्णांक क्या होता है इसको कल वाले वीडियो में अच्छी तरीके से बताया गया है, जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं, वही हमारा पूर्णांक होता है। और जिसमें ऋण नहीं लगा होगा वो क्या कहलाएगा, धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। तो सी और डी एचसीएफ है। यदि आर 0 हो जाएगा, यदि आर 0 हो जाएगा तो जो हमारा डी होगा, डी ये वाला डी, यही हमारा क्या हो जाएगा, सी और डी का एचसीएफ हो जाएगा। और यदि आर बराबर 0 नहीं होता है, ये देखिए इस तरीके से लिखता है, आर इज नॉट इक्वल 0। यदि आर 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, डी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। अब देखिए डी और आर के लिए प्रयोग करेंगे। पहले तो हमने सी और डी में, यदि सी इज ग्रेटर देन डी है तो सी और डी में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्यू और आर ज्ञात किया। अब क्या करेंगे, फिर से
इस डी और आर के लिए ज्ञात करेंगे जब तक कि आर क्या ना हो जाए, जीरो, मतलब जब तक कि शेष जीरो ना हो जाए, जो कि लंबी भाजन प्रक्रिया द्वारा हम भाग देते हैं उसी प्रक्रिया से। जैसे HCF निकालने के लिए भाग देते जाते हैं, जब तक कि जीरो शेषफल ना आए तब तक उसको काटते जाते हैं। वही चीज़ ये भी है जो कि अभी पहले वीडियो में बताया, जिसे आप लंबी भाग विभाजन प्रक्रिया से परिचित हैं। देखिए आगे देखिए, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल जीरो ना प्राप्त हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त इसी स्थिति में प्राप्त भाजक, जो हमारा भाजक होगा, भाजक ही वंचित HCF है। जो भाजक होगा वही क्या होगा, वंचित HCF। ये भाजक जो होता है हमारा, भाजक, भाज्य बराबर भागफल, यहाँ पर भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल, नीचे शेषफल। तो जब तक भाजक ही वंचित HCF है, यह एल्गोरिथम इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि HCF CD बराबर, अब देखिएगा ध्यान से, जो हम यहाँ पर यूज करते हैं कि पहले तो CD का निकालें और CD नहीं कटा, जीरो आ गया, तो D और R, जो कि यहाँ पर D और R देख रहे हैं ना, यहाँ पर D और R, तो D और R का फिर लेंगे इसी तरीके से। इसलिए प्रभावी है कि HCF, जो HCF होगा CD का जो HCF होगा वही बराबर होगा HCF किसका, D और R का। ठीक, यहाँ पर दे भी रखा है HCF CD बराबर HCF DR। आगे देखिएगा, जहाँ संकेत HCF CD का अर्थ है C और D का HCF, जहाँ HCF CD का अर्थ है C और D का HCF। आगे देखिए, हमको उदाहरण दे रखा है, उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, उदाहरण द्वारा हम समझने का इसका प्रयास करते हैं। उदाहरण में क्या दिया है, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो 4052 और 12576 ये हमारा कर रहा है इसमें। तो आप देखिएगा, इसमें जो बड़ा होगा वो 12000 होगा, तो ये C हो गया, इसको D मान लेते हैं। तो बड़ा कौन हमारा, 12576, 12776, सॉरी 576, 12576। उसके बाद क्या है, 4552। तो अब 12576 में भाग किससे देंगे, 4052 से। ये हमारा CD। अभी देखते हैं आगे किस तरीके से हम इसको लगाएंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। पहला चरण जो कि हम यहाँ पर देखेंगे, पहले चरण में क्या किया गया, हल। पहला चरण में 12576 इज ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पर इज ग्रेटर देन इधर का है तो मतलब ये बड़ा है, 4052। हम 12576 और 4052 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर प्राप्त करते हैं। यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर प्राप्त करते हैं। जब इस पर हम यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 12576 को डिवाइड करेंगे। देखिए आप वही चीज़ करिए, 12576 डिवाइड बाय 4052। देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए 4000 है, यहाँ 12000, तो यहाँ पर देखेंगे 12 है और यहाँ पर 4, तो लगभग 3 बार जाएगा। 3 बार देख लेते हैं, अगर 3 बार नहीं जाता, ज़्यादा हो जाता है तो 2 बार लेके जाएंगे, डेफिनेटली कट जाएगा। तो 3 बार ले जाते हैं, तो 3 बार यहाँ पर लेके जाएंगे, 2 3 6 और 3 5 15 का 5, और यहाँ पर 0 तो मतलब 1 और 4 3 12। घटाएंगे, 6 में से 0 गया 0, 7 में से 5 गया 2, यहाँ से 4 और ये 12 12 कट जाएगा, 420। तो हमारा शेष क्या बचा, मतलब R की जगह पर क्या बचा ये, और Q की जगह पर क्या हो गया 3, और D की जगह पर क्या हो गया 4052, और फिर हमारा एक C की जगह पर क्या है 12576। तो देखो इसको इस रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है जो कि हमने बताया, C मतलब जो बड़ा है 12576 इज ग्रेटर देन
बड़ा है। तो अब हम इससे भाग देने कितनी बार जा रहा है, 4052 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार। तो करेंगे तो वही जो आया था हमारा आएगा, और फिर शेषफल कितना बचेगा, 420। देखिए यहाँ पर जीरो नहीं बचा, अगर जीरो हो जाता तो यही हमारा क्या हो जाता है, इसका एचसीएफ। अभी हमारा बचा कितना है, 420। अब हम इस डी और आर का निकालेंगे एचसीएफ, इसका डी और आर का, जैसा कि हमने उसमें देखा था। डी और आर का एचसीएफ निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए डी कितना हो गया हमारा, यहाँ पर देखिए 4500, देखिए 4552, और आर से हम इसको डिवाइड करेंगे। आर कितना है, 420। देखिए 420 9 बार गया, इसमें 272। आर का मान फिर कितना आ गया, 272। फिर भी आर जो है जीरो नहीं आया। अब जब आर फिर जीरो नहीं आया तो फिर हम इस 420 और 272 का एचसीएफ निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए 420 और 272 का, तो देखिएगा 420 और 272 का निकाला है यहाँ पर। फिर से वही एक बार लेके 272 से इसको काटा, एक बार गया, वही भाग विधि जो कि हमने बताया। तो शेषफल हमारा कितना बचा, 148। फिर भी आर का मान जीरो नहीं आया। अब फिर इसमें 148 और 272 का देखेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। समझ में बहुत ही बढ़िया से आएगा, बस समझते रहिए और कॉपी और पेन लेके बैठे रहिए। आगे देखते हैं, और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा करिए। यूट्यूब में सबसे नीचे जाया करिए, वहाँ पर लिखा रहता है, जब पूरी वीडियो को स्क्रॉल कर दिया करिए, सबसे नीचे जाएंगे वहाँ कमेंट बॉक्स लिखा रहता है, उसी में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ हमको समझ में आ रही है और क्या चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना। और व्हाट्सएप पे तो आप भेज ही सकते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर अब 272 और 148 के लिए हम एचसीएफ निकालने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इन दोनों में हम विभाजिता करेंगे। आइए देखिए, तो देखिएगा यहाँ पर का प्रयोग प्राप्त करते हैं। देखिए अब 272 में 148 से भाग दिया, अभी शेषफल कितना बचा, 124। अभी शेषफल आर का मान कितना आ गया हमारा, 124। यहाँ पर देखिए दिया है। अब नए भाजक में 148 है और नए शेषफल 124 है। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर प्राप्त करते हैं। फिर से वही बात, जैसी कहानी भी हमने बताई थी, 4 गिनने पर कितना, 2 गिनने पर 1, 3 गिनने पर 2, इस तरीके से बचता था। वही काम देखिए यहाँ पर 124 गिनने पर 24 बच रहा है। इतनी है कि 124 गिनने पर 24 बच रहा है। अब 124 को लिया गया तो मतलब कितनी बार गया, 24। अभी भी आर का मान कितना है, 24। देखिए यहाँ पर अब हम नए भाजक 124 और नए शेषफल 24 का यूक्लिड प्रमेयिका लगाकर प्राप्त करेंगे, क्योंकि आर बराबर 0 हमारा नहीं प्राप्त हो रहा जब तक नहीं प्राप्त। अब देखिए 124 में 24 से करेंगे, 5 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 4। जब 124 में 24 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 4। अभी भी आर का मान कितना आया है, 4, 0 नहीं आया। अब क्या करेंगे, फिर से हम आर बराबर, आर को डी को 24 से, अब 4 से 6 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, कट जाएगा। तो आर का मान क्या आ गया हमारा, यहाँ पर देखिए 0। यदि आर बराबर 0 आ जाता है तो जो डी की जगह पर संख्या रहती है वही क्या होती है, एचसीएफ। अर्थात ये जो 4 है, ये 4 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उस इसका एचसीएफ। 12,576, 12,576 और 4,500 कितना था, 4,552, इसी का एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये समझ में आया, क्योंकि अब यहाँ 24 जो है वह 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो गया और आर का मान क्या आ गया हमारा, 0। जब हमारा आर का मान 0 आ गया तो इसलिए जो है 24 जो कटा किससे, 4 से कटा, और डी यही एचसीएफ होता है, जो कि हमने पहले ही सीखा। इस तरीके से यदि जो है सी और डी को डी इस तरीके से विभाजित करें कि आर बराबर जो है 0 आ जाए, तो जो हमारा डी होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का एचसीएफ, दोनों में उभयनिष्ठ संख्या। और एचसीएफ क्या होता है ये पहले ही बताया हमने। एचसीएफ क्या होता है, 2 संख्या है, 3 संख्या है, 4 संख्या है, जितनी भी संख्या दी रहेगी उसमें सबसे बड़ी संख्या होती है जो कि सबको एक साथ डिवाइड करे। सबको डिवाइड साथ में करना चाहिए। यदि सबको साथ में डिवाइड नहीं करेगा, कोई भी संख्या बचेगी तो वो हमारा एचसीएफ नहीं कहलाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, हम आगे को समझते हैं। देखिए इस स्थिति में हम भाजक 4
इस स्थिति में भाजक 4 है, इसलिए 12,576 और 4,552 का HCF क्या है 4 है। ध्यान दीजिए कि HCF 24/4 इक्वल टू HCF 124/4। देखिए 6 काटेंगे, ये कटेगा, ठीक है ना, तो 4 और 148। देखिए किस तरीके से HCF सबका बराबर हो रहा है यहाँ पर, जो कि HCF 24/4, तो HCF अगर 4 से इसको काटेंगे तो, और यहाँ पर देखिए 124 और 24, 148 और 124 और 272, 148 और 420, 222 और यहाँ पर 452, 420 और 12,576 और 4,052। इन सब का HCF बराबर है। आप देखेंगे 4 से इसको काटेंगे कटेगा, इसको भी काटेंगे कटेगा, इसको भी काटेंगे कटेगा, इसको भी काटेंगे कटेगा, देखिए इसको भी काटेंगे कटेगा, इसको भी काटेंगे कटेगा और इसको भी काटेंगे कटेगा। तो इसलिए जो कि पहले बताया कि CD का HCF CD का बराबर HCF DR का, फिर आगे वही प्रक्रिया दोहराती रहेगी, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर अच्छी रूप से समझाया गया है और हमने भी इसमें बताया किस तरीके से जो कि HCF होता है। मतलब 1-2 संख्या का जो HCF होगा, पहली 2 दी हुई संख्या, देखिए इधर से अगर हम स्टार्ट करें, देखिए इधर से चलें तो जो पहले दी गई संख्या, फिर उसके बाद उसको विभाजित करने दोनों बराबर, फिर उसके बाद ये भी बराबर इसी का होगा, फिर जब तक कि 0 ना आ जाए तब तक ये संख्या आपस में क्या होती रहेंगी, बराबर होती रहेंगी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम न केवल बड़ी संख्याओं के HCF परिकलित में उपयोगी है, अपितु HCF परिकलित मतलब HCF निकालने में उपयोगी है, अपितु देखिए उपयोगी है, अपितु और किसी में उपयोगी होगा, अपितु यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन एल्गोरिथम में से एक है जिसका कंप्यूटर में एक प्रोग्राम के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया गया। ये कंप्यूटर में जो होता है प्रयोग किया गया है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परस्पर इतने अंतर्निहित हैं, जो कि विभाजन और प्रमेयिका और एल्गोरिथम इतने अंतर्निहित हैं, लोग प्रायः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। आगे देखते हैं। यद्यपि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम को केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही वास्तविक संख्याएं लिखा गया है, ठीक है ना। तो देखिएगा आगे, परंतु इसे सभी पूर्णांकों 0 को छोड़कर, अर्थात b = 0, मतलब b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, के लिए लागू किया जा सकता है। यद्यपि हम यहाँ इस तथ्य पर विचार नहीं करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम के संख्याओं के गुणों से संबंधित अनेक अनुप्रयोग हैं। हम इन अनुप्रयोगों के कुछ उदाहरण नीचे दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है यद्यपि हम यहाँ पर इस तथ्य पर विचार नहीं करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम के संख्याओं के गुणों से संबंधित अनेक अनुप्रयोग है, कि आगे चल के हम पढ़ेंगे। अभी जो हाई स्कूल के लेवल का है उसको पढ़ते हैं किस तरीके से है। जब हम हायर क्लास में जाएंगे, जैसे MBA में होता है, मास्टर कंप्यूटर की डिग्री लेते हैं, तो उसमें किस तरीके से कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है वो अलग चीज़ है। अभी हम यहाँ पर केवल हाई स्कूल के पर्पज़ से सीखते हैं, थोड़ा सीखें बढ़िया से सीखें, ठीक है ना। आप जाएंगे ऊंची कक्षाओं में तो वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। आप देखिएगा यहाँ पर दूसरा उदाहरण दे रखा है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है। समपूर्णांक 2q, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q, यहाँ देखिए 2 और q के
रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ से इंटरेस्टिंग सवाल शुरू होंगे और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ध्यान से बस केवल देखते रहिएगा और समझ में आता रहेगा आपको। क्यू क्या होना चाहिए? यहाँ पर ना पूर्णांक होना चाहिए। अब सम और विषम की बात हो रहा है, आपको बताया भी गया होगा कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या क्या होती है? जो देखिए सम संख्या और विषम संख्या, जो भी हमारा संख्या होती है, नेचुरल नंबर, जो भी संख्या का लिखा जाता है, जो हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, इसमें देखिए पहली संख्या जो है वो हमारी विषम है, दूसरी संख्या सम, तीसरी संख्या विषम, दूसरी संख्या, चौथी संख्या सम। इस तरीके से संख्याओं को एडजस्ट किया गया। इसमें कुछ प्राइम नंबर अथवा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या भी है, ठीक है ना। इसी में प्राकृतिक संख्या है जो कि 1 से लेकर 9 तक लिखी जाती है, पूर्ण संख्या 0 से लिखी जाती है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। ये सब पहले ही कक्षाओं में हमने कक्षा 7 और 8 में पढ़ रखा है। यहाँ पर हमने कक्षा 9 में सीखा था परिमेय अपरिमेय संख्या, और यहाँ पर भी वही उन्हीं परिमेय अपरिमेय संख्या को साथ में लेकर वास्तविक संख्या के रूप में अध्ययन हम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया कि पूर्णांक 2q के रूप का होता है, 2q के रूप का होता है। तो चलिए देखिए सम संख्या क्या होती है, सब लोग जानते होंगे लगभग। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, 12, ये सब हमारी क्या है? सम संख्या। आप देखेंगे 2q के रूप में होता है, और अगर हम यहाँ पर 1 रख दें, ठीक, q = 1 2 3 4 5, ये कहा ना q कोई पूर्णांक हो तो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो 2 है, यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 2 × 2 रखेंगे, 2 × 3 रखेंगे, तो देखिए इसी तरीके से आएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, फिर 2 में अगर हम 4 रखेंगे तो देखिए 8, फिर 2 में हम देखिए 5 रखेंगे तो बराबर 10, फिर 2 में हम देखिए 6 रखेंगे तो बराबर कितना आएगा? 12, ठीक है ना। इस तरीके से 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से आ रहा, सिंपल। अब देखिए आगे जो दे रखा है, ये तो हो गया सम संख्या। अब देखिए विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या में जैसे 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 11, ठीक है ना, 13 15 17 19, इस तरीके से ये सब संख्या क्या हमारी विषम संख्या। अब ये कहता है ये कौन से रूप में होना चाहिए? 2q + 1 के रूप में होना चाहिए। चलिए देखते हैं 2q + 1 के रूप में कैसे नहीं होता है। यदि 2 = q का मान हम 1 रखें तो प्लस का 1, मतलब 2 × 2 = 3 आएगा, 2 × 2 = 3 आएगा। फिर 2 का मान क्या रखें? 2 रखें, q की जगह पर 2 रखें तो +1 2 दूनी 4 और +1 बराबर कितना आएगा? 5 आएगा, 3 5 आएगा, फिर 2 3 6 7 आएगा, 2 चौके 8 9 आएगा। इस तरीके से देखिए हमारी संख्या आती रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 रखते जाएंगे। ये q की जगह पर हम क्या रखेंगे? 1 2 3 4 5, कोई पूर्णांक रखना है तो पूर्णांक क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक रखना है, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो धनात्मक होती है। आइए चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है के रूप में हल यहाँ पर दिया। देखिए मान लीजिए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b पूर्णांक है तथा b बराबर 2 तथा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक q > 0 यहाँ पर के लिए a = 2q + r है। यहाँ पर q या तो 0 के बराबर हो, देखिए 0 के बराबर, जैसे कि कहा था भाज्यक जो होगा, भागफल जो होगा वो 0 हो सकता है 0 के बराबर, पहले वीडियो में उन्होंने बताया था। तो ये q जो है किसी पूर्णांक, जो पूर्णांक 0 है, 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए के लिए a, क्योंकि यहाँ पर a कोई धनात्मक पूर्णांक है, b तो b = 2, यहाँ पर हमने माना है कि b = 2 माना जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए a बराबर 2q + r कि हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से पता चलता है। तो यहाँ पर r बराबर क्या पड़ा मिला हमको? 0, r बराबर 0, जहाँ r बराबर 0 हो या r बराबर 1 है, क्योंकि 0 > 0 से बड़ा कौन होगा? r, और r से बड़ा कौन होगा? 2, और b जो है वो 2 से बड़ा है, इसलिए r जो है हम 2 ले नहीं सकते। समझ में आया बात? नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए b हमारा है, ठीक है ना, b
हमेशा जो है बड़ा होना चाहिए आर से। यदि बी 2 है तो आर या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि बी 2 के आर जो है बी के बराबर नहीं होना चाहिए और ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। इसलिए आगे देखिएगा, 0 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर 0 इज ग्रेटर देन आर और बराबर होना चाहिए इज ग्रेटर देन 2, मतलब 2 बड़ा होना चाहिए आर से। इसलिए ए इज इक्वल टू 2q, ए इज इक्वल टू 2q, मतलब कि ए जो है 2 या ए इज इक्वल टू 2q प्लस 1। यदि हम यहाँ पर 0 लिख दें, यदि ये धनात्मक पूर्णांक कोई है तो TQ प्लस 0, तो ये भी फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है। यदि हम क्या b बराबर क्या ले लें 2, ध्यान दीजिएगा, यदि हम b बराबर 2 ले लें तो ये भी नियम फॉलो करता है और ये भी नियम फॉलो करता है। आइए देखते हैं, फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं, इसको समझिए। देखिएगा, पता है r यदि 0 हो जाए तो जो पहली संख्या होती है वो विभाजित हो जाती है, ठीक। पहली संख्या विभाजित, जैसे सी डी, हमने एस सी एफ अभी निकाला तो सी डी से विभाजित हो जाएगी, तो क्या बचेगा r बराबर 0। यदि हमने d इज इक्वल टू क्या ले रखा है 2, यहाँ पर b का मान 2 रखा है, तो जो c होगा c इज इक्वल टू d मतलब 2 और यहाँ पर q, क्योंकि q और प्लस का r, ठीक, प्लस का r, और r बराबर क्या हमारा 0, r बराबर क्या है 0। पहली कंडीशन में देखिए r बराबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, b से छोटा होना चाहिए, बस सीधी सी बात है। अगर b बराबर 3 होता तो r बराबर 2 हो जाता, लेकिन b से हमेशा छोटा होना चाहिए, b से हमेशा r का मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर 1, तो जब 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए जब r का मान यहाँ पर 0 आ जाएगा तो a इज इक्वल टू 2q प्लस r का मान 0, तो a इज इक्वल टू 2q, मतलब एक ऐसा पूर्णांक है जो यहाँ पर दे रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है, तो सम पूर्णांक क्या हो जाएगा तुम्हारा 2q के रूप में हो जाएगा। अब q का मान कुछ भी रखते जाइए, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या मिलेगा, हमको 0 मिलना चाहिए। अब देखिए आगे दूसरी बार देखते हैं, जब 1 रखेंगे तो r का मान 1 बचा है, तो यहाँ पर वही चीज़ कंडीशन होगा, r का मान 1, तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, r की जगह पर 1 रख दिया। अब ये देखिए कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, समझ में आया, ओके, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि a इज इक्वल टू 2q है, यदि a इज इक्वल टू 2q है तो यह एक समपूर्णांक है, तो यह एक क्या है, समपूर्णांक है। साथ ही धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम, साथ ही धनात्मक पूर्णांक जो है या सम हो सकता है या विषम, इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होगा। इसको हमने पहले ही समझा दिया क्वेश्चन हल करने से पहले, किस तरीके से वो सम होगा और किस तरीके से ये सम होगा। q का मान यदि 1 2 3 4 5 कोई भी पूर्णांक लेते जाओ तो 2 4 6 8 10 आते जाएंगे, इसमें क्या आते जाएंगे, विषम संख्या आती जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा उदाहरण नंबर 3, दर्शाइए कि एक धनात्मक पूर्णांक, देखिए फिर से वही दर्शाना होता है, आप फिर से दर्शाइए, क्या दर्शाना आपको, दर्शाइए कि एक धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 यहाँ पर आ रहा है या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, फिर से वही बात, q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अब देखिए आइए एक धनात्मक संख्या का आता है, आइए एक धनात्मक विषम पूर्णांक a लेते हैं, एक धनात्मक विषम पूर्णांक a लेकर प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो हल करना, हम a इज इक्वल टू 4, a और b इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 है यहाँ पर, देखिए b का मान 4 यहाँ पर दे रखा, इसलिए हमने b बराबर क्या ले रखा, 4 ले रखा। अब देखिए यदि b बराबर 4 है, ध्यान रखिएगा, यदि b बराबर क्या है 4 है, तो देखिए कंडीशन क्या क्या होंगे, r का मान या तो 0 होगा, पहली बात या तो 0 होगा, दूसरी बात या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, लेकिन 4 नहीं हो सकता, r का मान जो है b के मान से छोटा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर दे भी रखा है r का मान, या तो देखिए ये कंडीशन देखिए टर्म अप्लाई कर रखा है, इसलिए संभावित शर्त जो होगा शेषफल 0 1 2 3, अर्थात कंडीशन पे हम देखेंगे तो देखिए जिस तरीके से हमने पहले लगाया, जब 0 होगा तो
ए बराबर पहले 0 रखेंगे तो 4q होगा। ओके, दूसरी बार जब करेंगे तो 4q + 1 होगा। तीसरी बार जब वही करेंगे तो 4q + 2 होगा। और फिर चौथी बार करेंगे तो 4q + 3 होगा। तो देखिए इसमें कोई धनात्मक दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1, 4q + 1। देखिए ये सम है, हमने पहले ही बताया, पहली संख्या सम, दूसरी संख्या विषम, तीसरी संख्या विषम, ठीक है सम। देखिए पहली विषम, दूसरी सम, तीसरी विषम, चौथी सम, इस तरीके से रखा गया है। तो पहली हमारी सम संख्या, यहाँ पर सम के बाद क्या आएगी विषम, और विषम के बाद सम, सम के बाद विषम। देखिए 4q + 1 और 4q + 3, यहाँ पर देखिए ध्यान से कंडीशन पे 4q + 1 और 4q + 3 धनात्मक विषम पूर्णांक यही दर्शाना है। और यहाँ पर हमने दर्शा रखा है कि 4q और 4q + 1 और 4 + 4q + 2 या 4q + 3 के रूप का होगा। तो यहाँ पर देखिए हो सकता है जहाँ q भागफल है, जो q है भागफल है, चूँकि a एक विषम पूर्णांक है, चूँकि a क्या हमारा विषम पूर्णांक है, ये हमारा विषम पूर्णांक है, इसलिए 4q और +4 + 2 के रूप का नहीं हो सकता। मैंने बताया ना, क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य हैं, क्योंकि दोनों क्या है 2 से विभाज्य हैं। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, आगे देखिएगा 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा। आइए समझ में आया, आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान से केवल देखते रहिए, बड़े ही मज़ेदार से, ठीक है ना, हर चीज़ समझ में आएगा। बस केवल आपको देखना है ध्यान से, और ऐसा नहीं कि बस देखते देखते बीच में छोड़ के भाग जाए, तो फिर ऐसे नहीं समझ में आएगा। पूरा क्लियर देखिए और रफ कॉपी पे लिखते रहिए, ठीक है ना। अब आगे का उदाहरण देखिए, इसी प्रकार से है, इसमें एचसीएफ निकालना है। चौथा वाला जो उदाहरण दे रखा है, आप देखेंगे इसमें चौथे वाले उदाहरण में ध्यान से, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू हैं। कितने काजू? 420 काजू की बर्फियाँ, 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ढेरियाँ बनाना चाहती है। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान, ये समान मतलब 420 को और 130 को ऐसी संख्या ढूंढिए जो कि बराबर दोनों को विभाजित कर दे। ढेरियाँ बनाना चाहती है, प्रत्येक ढेरी बर्फियों की संख्या समान रहे तो ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरेंगी। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है? हल। यह कार्य जांच और भूल विधि से किया जा सकता है। जांच मतलब रखें, अगर कम होता है तो निकालें, ठीक है ना, ये विधि से किया जाता है। परंतु इसके एक क्रमबद्ध रूप के करने के लिए हम 420 और 130 का एचसीएफ याद करते हैं। और ये एचसीएफ अभी हम शुरू से पहले भी वीडियो में बताएं और दूसरे वीडियो में भी यही बताते आ रहे हैं कि हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब देखेंगे 420 सी और डी, मतलब 420 को 130 से क्या करेंगे? काटते हैं, और जैसे ही काटेंगे देखिए ज्ञात करते हैं, और एचसीएफ प्रत्येक ढेरी रखी जा सकने वाली बर्फियों की अधिकतम संख्या प्राप्त होगी, जिससे ढेरियों की संख्या न्यूनतम होगी और परात में ये बर्फियाँ न्यूनतम स्थान घेरेंगी। ओके, चलिए देखते हैं। आइए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखिए, आइए अब यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 420 और 130 का एचसीएफ निकालते हैं। देखिए आप आसानी से इसको सिखाते चले आ रहे हैं किस तरीके से एचसीएफ आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले 420 को 130 से भाग दीजिए, शेषफल हमारा देखिए 30 बच रहा है। अब 130 और 30 से भाग दीजिए, देखिए 130 में 30 से भाग दे रहे हैं, शेषफल 10 बच रहा है। अब 10 में 30 से भाग दीजिए तो शेषफल 0 बच रहा है। अर्थात जो हमें जब r बराबर हमको 0 प्राप्त हो गया तो जो ये 10 है जो कि हमारा डी होता, यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF, ठीक है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF, ठीक। तो इस प्रकार प्रत्येक बर्फियों की मिठाइयों को 10-10 ढेरी बनाया जा सकता है। तो आपने देखा गणित का जो शुरू से है उसको हमने बेसिक रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अब आपको कितना समझ में आया है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत अगर आती है। अब इसके बाद प्रश्नावली शुरू होती है, अगले वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली बना के डालेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और बैक करके देखिए। नहीं समझ में आता बैक करिए, और भी नहीं समझ में आता कमेंट करिए, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। लेकिन आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक बढ़िया से देखना है, कॉपी पेन के साथ देखना है। और
अगली बार हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। इसमें विज्ञान का भी क्लास 10th का विज्ञान भी शुरू होने वाला है, जल्दी शुरू हो जाएगा। आप इसको देखिए और सीखिए। इसको आप सीखकर हाई स्कूल का बढ़िया से पेपर दे सकते हैं। आप देखिए, अगर इसको आप जान गए, जो कि हमने पहले और दूसरे वीडियो में बताया, देखिए इसकी प्रश्नावली आप आसानी से हल करेंगे और एक भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है। बस केवल ध्यान से देखिए और इसको हल कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। साथ ही हमारे YouTube चैनल RD बेसिक गणित को सब्सक्राइब करें, बेल वाली घंटी जरूर दबाएं और दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।